हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में और ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 जिसमें दूरी एवं मापन है। ये क्लास 6 की साइंस की बुक की एनालिसिस है जिसे हम सब पढ़ रहे हैं। शेष अध्याय 11 तक के सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के अपने अध्याय को कंप्लीट करके ये दूरी एवं मापन की दूरी एवं गति को पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी ज़रूर बजाएं और अपने दोस्तों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। ये है जो शुरू करते हैं दूरी एवं मापन। आपने खेलते हुए कई बार दूरी नापी होगी। बताइए, कबड्डी के मैदान के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी कैसे नापते हैं? गिल्ली डंडे के खेल में गुच्छी से गिल्ली की दूरी कैसे नापते? कुएं की गहराई कैसे नापते? अपनी स्वयं की लंबाई आप कैसे नापेंगे? बाजार में दुकानदार कपड़ा कैसे नापता? अमीन खेत की लंबाई चौड़ाई कैसे नापता? अपने गांव से पास के शरीर की दूरी को आप कैसे नापेंगे? दर्जी हमारे कपड़े की नाप कैसे लेते हैं? तो हम इस चैप्टर में मापना पढ़ेंगे और उसकी गतियों को या गत के दूरी मापन एवं गत के बारे में जानेंगे। सबसे लंबा कौन? दो विद्यार्थियों को पास खड़ा करके आप उनकी लंबाई की तुलना कर सकते हैं। लंबाई की तुलना अपने मित्रों के साथ कीजिए। आपकी कक्षा में सबसे लंबा कौन है? किसका कमरा लंबा है? करीम और गोलू अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक दिन दोनों इस बात पर उलझ गए। बित्ते से लंबाई मापना। ये बित्ते से क्या कर रही है? दीवार के सहारे खड़ा करके और बित्ते से क्या कर रही है? लंबाई माप रही है। तो बताइए कि पिछले प्रयोग की तरह क्या करीम और शबाना अपनी अपनी कक्षाओं को पास पास रख कर उनकी लंबाई की तुलना कर सकते हैं? उन्होंने सोचा कि क्यों न अतुल सामान्य ढंग से चलते हुए पहले पता करें कि करीम की कक्षा के कमरे की लंबाई कितने कदम है। फिर वो इसी तरह शबाना की कक्षा की लंबाई नाप कर पता करे कि उसकी लंबाई कितनी लंबी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसने चल करके अपने कमरे की लंबाई को नापना शुरू की, अर्थात कदम से नापना। तो कक्षाओं की लंबाई अतुल के कदमों से करीम की कक्षा 23 कदम थी और शबाना की कक्षा 20 कदम थी। बताइए किसकी कक्षा लंबी है? दोनों दोस्तों ने कक्षाओं की लंबाइयों की तुलना कैसे की? जब दो वस्तुएं पास पास नहीं लाई जा सकती तब उनकी लंबाई की तुलना एक तीसरी वस्तु या मापने की सहायता से करते हैं। हम ये देखते हैं कि दोनों वस्तुएं इस तीसरी वस्तु की कितनी इकाइयों में है। इस प्रयोग में वो तीसरी वस्तु पैमाना अतुल का कदम था। कदम की जगह गोलू और करीम किसी और तरीके या वस्तु का उपयोग भी कर सकते थे, जैसे अपना बित्ता, हाथ, रस्सी का टुकड़ा, डंडा, पैमाना इत्यादि। पैमाने की कहानी बात बहुत पुरानी है। आज से कई साल या आज से 100 साल पुरानी। तब जब लोग अपने बित्ते, कदम और पंजे से लंबाइयां नापते थे। ऊंचे कद का एक आदमी दुकान पर कमीज का कपड़ा लेने गया। उसने कपड़े के व्यापारी से 2 पसेरी गेहूं के बदले 3.5 हाथ कपड़ा मांगा। दुकानदार ने अपने हाथ से पहले तो 3 हाथ कपड़ा नाप दिया, फिर उसने अंदाज से आधा हाथ कपड़ा और नाप दिया। उस लंबे आदमी को लगा कि दुकानदार ने नापने में बेईमानी की है। जब उसने अपने हाथ से नापा तो कपड़ा 3 हाथ से भी कम निकला। दुकानदार और ग्राहक के बीच भरे बाजार में झगड़ा हो गया। किसके हाथ से कपड़ा नापा जाए? आधा या चौथाई हाथ कपड़ा कैसे नापा जाए? दुनिया के कोने कोने में आए दिन इस बात पर झगड़े होते रहते थे।
कहीं खेत की लंबाई को लेकर, कहीं रस्सी की लंबाई को लेकर, कहीं किसी और नाप को लेकर। अंत में लोगों ने तय किया कि निश्चित दूरी का पैमाना बना लिया जाए, उसको छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। सब लोग लंबाइयाँ और दूरी इस पैमाने से नापें। इस पैमाने के बराबर लंबाई के ही लकड़ी या धातु के और पैमाने भी बना लिए गए। उन्होंने लकड़ी या धातु के ही पैमाने क्यों बनाए, कपड़े या रबड़ के क्यों नहीं? आपस में चर्चा करके बताएं। एक जगह लोगों ने अपने राजा की नाक से उसके हाथ के बीच की अंगुली के छोर तक की लंबाई को 1 गज माना। 1 गज के 3 छोटे टुकड़े किए और उन्हें फुट कहा। हर एक फुट के 12 बराबर भाग किए और हर भाग को 1 इंच कहा। इंच के और छोटे हिस्से किए। 220 गज का 1 फरलांग माना और 8 फरलांग को 1 मील। दुनिया के अन्य देशों ने भी अपने अलग अलग पैमाने तय किए। इससे लोगों को कुछ सहूलियत हुई। बस एक दिक्कत बाकी रह गई कि कई देशों का पैमाना दूसरे देशों के पैमाने से भिन्न होता था। इससे देशों के बीच व्यापार में काफ़ी असुविधा होती थी और झगड़े की आशंका भी हमेशा बनी रहती थी। अतः यह तय किया गया कि फ्रांस नामक देश में रखी विशेष धातु की एक छड़ की लंबाई को 1 मीटर पैमाना माना जाएगा। 1 मीटर के 100 बराबर हिस्से किए गए और उन्हें सेंटीमीटर कहा गया। अर्थात 1 मीटर में 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 मीटर। 1 मीटर के 100 बराबर हिस्से किए गए और उन्हें सेंटीमीटर कहा और हर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटकर उन्हें मिलीमीटर कहा। और 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। वैसे तो अभी भी अलग अलग जगहों पर पैमाने की या नापने की अलग अलग इकाइयाँ प्रचलित हैं, पर मीटर को मानक अंतर्राष्ट्रीय SI माना जाता है। मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई माना जाता है। आपका पैमाना। अपने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने को ध्यान से देखिए। उस पर लंबाई नापने के निशान बने हैं। पैमाने पर लिखे अंक सेंटीमीटर की माप है। हर 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भागों में बटा है। सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर कहलाता है। एक पैमाना खुद बनाइए। ग्राफ कॉपी में दिए गए ग्राफ कागज की मोटी लाइनों पर एक लंबी पट्टी काट लीजिए। इसके एक बड़े खाने की लंबाई कितनी है? अब 15 बड़े खाने गिनिए और उन पर 0 से 15 तक अंक लिखिए। आपका पैमाना बन गया। आप इसको अपनी विज्ञान कॉपी के ऊपरी सिरे पर चिपका कर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके एक बड़े खाने में कितने छोटे भाग हैं? क्या आप इसका उपयोग टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अब नापने के लिए भी कर सकते हैं? एक लड़की के ग्राफ को काट करके पैमाना बना रही है, ये देख सकते हैं। दिमागी कसरत के लिए देखो, 15 सेंटीमीटर के पैमाने को ध्यान से देखिए। यह एक पटरी के बराबर है जो 0 से लेके 15 सेंटीमीटर, अर्थात यह पटरी 15 सेंटीमीटर है। इसको हम स्केल कहते हैं या ये पैमाना है। 1 सेंटीमीटर के कितने भाग किए गए हैं? इस एक छोटे भाग को क्या कहते हैं? 1 सेंटीमीटर कितने भाग हैं? तो इसमें हर छोटा छोटा खाना 10 लाइन इसमें बना हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इससे कम कितनी लंबाई माप सकते हैं? किसी पैमाने से कम मापी जा सकने वाली दूरी को उस पैमाने की अल्पतम माप कहते हैं। किसी पैमाने को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसकी अल्पतम माप जरूर पता कर लेनी चाहिए। 1 मीटर कितना बड़ा होता है? 1 मीटर कितना बड़ा होता है? 1 मीटर के पैमाने के छड़ या फीता को देखिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? ये ज्ञात कीजिए। क्या आपकी लंबाई 1 मीटर से अधिक है? 1 किलोमीटर कितना बड़ा होता है?
अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप इससे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए विस्तार से पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो 1 किलोमीटर में कितना, किलो का मतलब होता है 1000, जैसे 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। इसी तरह 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। कुछ अन्य इकाइयाँ भी प्रचलित हैं। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये आप अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं। 1 गज में कितना फीट, तो 1 गज बराबर 3 फीट और 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। अर्थात 1 इंच में 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 गज में कितना फिट होता है, 1 गज बराबर 3 फीट होता है और 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। तो यह इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अपने नोट्स बुक में कहीं लिख सकते हैं जिससे आप ये कहीं भूले ना। ठीक है, ये इतनी चीज़ें क्या है, 1 इंच में 2.54, 1 गज बराबर 3 फीट, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। आगे है पैमाना से नापने का सही तरीका। जिस चीज़ की लंबाई मापनी हो उसके साथ पैमाने को समांतर रखिए, फिर उस वस्तु के दोनों छोरों के बीच कितने सेंटीमीटर है ये पैमाना से गिन लीजिए। आपको 15 सेंटीमीटर के स्केल पर माचिस की तीली की लंबाई 3.7 सेंटीमीटर है। ये माचिस की तीली है। ये आप अगर माचिस की तीली को नापेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, ये नहीं कि पटरी में 0 है तो 1 से नहीं रखेंगे। अगर ये पटरी है 0 यहाँ से 1 2 3 4 से शुरू है तो 1 से नहीं रखेंगे। हमको कहाँ पे, माचिस की तीली को 0 से शुरू करना है, 0 से लेकर के शुरू करना है। ये नहीं कि आप 1 से शुरू कर देंगे, 1 से नहीं शुरू करना। पटरी से अगर किसी चीज़ को नापते हैं तो हम उसको 0 से शुरू करेंगे मापना, वो सही मापने का तरीका है। अच्छा, तो अब चित्र में गिन कर बताइए कि माचिस की तीली की लंबाई कितनी मिलीमीटर है। इसी प्रकार से हम ये भी गिन सकते हैं कि वस्तु के दोनों सिरों के बीच कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर हैं। चित्र में माचिस की तीली की लंबाई 3 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर है। आलपेन की लंबाई माप कर सेंटीमीटर की इकाई में लिखिए। किसी भी लंबाई के साथ इसकी इकाई लिखना न भूलें। यदि आप इकाई नहीं लिखेंगे तो पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा कि दूरी सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में है या मीटर में या किसी अन्य इकाई में है। हर बार खाने गिनने के बजाय इसका एक सरल तरीका भी है। पेंसिल का एक छोर 4 सेंटीमीटर के निशान पर है और दूसरा 9.8 के छोर पर है, 9.8 के। इसलिए पेंसिल की लंबाई 9.8 में 4 घटा देंगे तो हमारा आएगा 5.8 सेंटीमीटर है। ये एक आसान तरीका है। चाहें तो खाने गिन करके इसकी जांच कर सकते हैं। पैमाने के शुरू और आखिरी छोरों पर थोड़ी दूर तक निशान नहीं होते हैं। जहां से पैमाने का 0 निशान शुरू होता है वहीं से पैमाना शुरू करते हैं। यदि आपका पैमाना टूटा है या किसी और के कारण से 0 का निशान नहीं है तो भी आप पैमाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका वही है जो आपने अभी पेंसिल की लंबाई निकालने के लिए इस्तेमाल किया। अब बताएं माचिस की तीली की लंबाई कितनी है। रिफिल की लंबाई माप कर भी कॉपी पर लिखिए। गलतियां पकड़ें। श्यामा और सायरा ने पत्ती की लंबाई को मापा। श्यामा ने उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर बताया, 6 सेंटीमीटर बताया और सायरा ने उत्तर 5 लिखा। बताएं श्यामा ने मापने में क्या गलती की, सायरा की माप गलत है या नहीं। पत्ती की सही माप क्या है, तो पत्ती की सही माप यही है कि हमको 1 से शुरू करना है, 1 से और 6 अगर है तो 6 में 1 घटाएंगे तो हमारा 5, अर्थात सायरा की माप गलत है या सही।
तो सायरा ने 5 मापा, तो सायरा की माप सही है। श्यामा ने इसको 6 लिखा क्योंकि उसने 0 से, जबकि पत्ती 1 से मापी गई है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 6 में 1 घटा देंगे तो हमारा उत्तर 1 आएगा। इसलिए पत्ती की सही माप क्या होगी, तो 5 सेंटीमीटर होगी। भोलू ने पैमाने से बड़े ब्लेड की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर और कील की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर नापी। उसने क्या गलती कर दी। अब ये आप आसानी से कर सकते हैं कि पेंसिल की लंबाई कम आपने इसमें पढ़ के, तो आप ये कंप्लीट करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि सीखा कि जिस वस्तु की लंबाई नापनी हो उसे पैमाने के समांतर रखनी चाहिए। यदि पैमाना तिरछा रखा हो जैसा कि चित्र में रखा है तो दूरी मापने में गलती हो जाती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि सही माप के लिए वस्तु, पैमाने और आँख की स्थितियों का अपना अपना महत्व है। आइए अब दूरी मापने का प्रयास किया जाए। लंबाई मापने का सही तरीका खा की स्थिति में है, देख सकते हैं आप ऊपर। फिर है अनुमान से बताएं कि आपकी पुस्तक की लंबाई कितनी है। पुस्तक की लंबाई, पुस्तक की चौड़ाई और उसकी मोटाई। तो अब पुस्तक की लंबाई को पैमाने से मापें। आपका अनुमान कैसा निकला। यदि आप दोबारा कोशिश करेंगे तो शायद आपका अनुमान ठीक बैठेगा। इस बार अनुमान से पुस्तक की चौड़ाई बताइए। अब इसे माप कर देखें, इस बार आपका अनुमान पहले से अधिक ठीक है या नहीं। आइए एक बार फिर सही अनुमान लगाने की कोशिश करें। इस बार पुस्तक की मोटाई का अनुमान लगाएं। अब पैमाने से मोटाई को माप कर लिखें। बार बार कोशिश करने से क्या आपके अनुमान में सुधार आता जा रहा है। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए और धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु पर रखिए। अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे के और हथौड़े थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए रेखा के बिंदु B तक पहुंचाइए। धागे का जो भाग बिंदु B पर है वह एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए हम दूरियों तथा लंबाइयों की सही माप ले रहे हैं। बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए कुछ मानक इकाइयों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी है। इनकी सूची जरूर बनाएं। स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेन, डेस्कों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग, इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, बैल, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बैल, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। ऐसे ही लंबी सूची आप अपनी कॉपी में जरूर बनाएं। इनमें से कौन सी गतिशील है और कौन आराम या विराम में है। आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। आपने ये देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर रहता है। इस आधार पर आपने सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। फर्श पर कागज की एक बड़ी सीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इस चींटी की ओर आकर्षित होंगे तथा आप शीघ्र ही इस कागज की सीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वो कागज की सीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए।
जैसे जैसे ये कागज पर रेंगती जाएं, इसकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाएं। कुछ समय पश्चात कागज की सीट को इधर उधर हिला करके इस पर चीनी एवं चींटियां हटा दीजिए। इन विभिन्न बिंदुओं एवं चिन्ह आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। ये बिंदु एक समय के बाद चींटी की स्थिति बता रहे हैं। गति किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जैसे दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? क्रियाकलाप 5। वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे के डैने अथवा घड़ी की सुइयां कैसी गति करती हैं? क्या ये गति रेलगाड़ी की गति जैसी ही है? आइए अब हम कुछ विभिन्न प्रकार की गतियां देखते हैं जिनसे हमें इसको समझने में सहायता मिलेगी। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का अवलोकन किया होगा। ये किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देख करके इस प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? इन सभी उदाहरणों में हम ये देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं और इस प्रकार की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। अर्थात जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती हैं उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी की गति, सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति, वो या धावक की गति एक सरल रेखीय गति कहलाएगी। एक छोटा पत्थर लीजिए, इससे एक धागे से बांधिए, अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाएं, पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। इस गति के दौरान पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है और इस प्रकार की गति को वर्तुल या गति या घूर्णन गति कहते हैं। जब हम किसी रस्सी को पत्थर से बांध देते हैं, किसी पत्थर से बांध देते हैं और इसको घुमाते हैं तो एक वृत्तीय गति कहलाएगी। एक दूरियां इनके समान और गति करेगी तो वो गति कौन सी गति होगी? उसे हम घूर्णन गति कहेंगे या उसे हम वर्तुल गति कहेंगे। बिजली के पंखे या किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप के शुरू में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने अंगुली से पकड़िए, पत्थर को लटकने दीजिए और दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि पत्थर को छोड़े जाने पर वह एक छोर से दूसरे छोर तथा दूसरे छोर से पहले छोर पर एक निश्चित समय पर गति करता है और इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। अर्थात जब हम पत्थर को बांध देते हैं और यहाँ पे ला करके छोड़ देते हैं तो गति कुछ ऐसे करेगी, तो इस गति को हम आवर्त गति कहेंगे। पत्थर का इधर से उधर डोलने की क्रिया को दोलन करना कहते हैं और तथा निश्चित समय पर गति करते पत्थर का बार बार वापस आना इसका स्वभाव है। अंगुली से बंधा हुआ धागा पत्थर वास्तव में एक दोलक है तथा लटका हुआ पत्थर एक लोलक है। किसी लोलक की गति वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, गिटार की डोरियों का कंपन, बजते समय ढोलों के सतह का कंपन, ये सभी आवर्त गतियां हैं। उदाहरण के लिए जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती हैं। कह सकते हैं कि जिनमें वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। लड़की अगर झूला झूल रही तो ये अपनी गति को बार बार दोहराएगी, तो इसी गति को हम क्या कहेंगे? ये आवर्त गति कहलाती है। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का अवलोकन किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन एक जगह पर स्थिर रहती है जबकि उसका पहिया घूमता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूमता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है
क्या ऐसा नहीं है? यहाँ सुई आवर्त गति कर रही है, परंतु सिलाई मशीन का पहिया अपने ही अक्ष पर घूमता है। इसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। मतलब जो अपने ही स्थान में घूमते रहते हैं उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। बाल को भी एक ही जगह पर रख करके घुमाया होगा, उस समय बाल भी घूर्णन गति करती है। हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, वो भी उसका घूर्णन गति कहलाती है। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, वो गति घूर्णन गति। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसके कौन सी गति कहेंगे? परिक्रमण गति कहेंगे। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति को ध्यान पूर्वक अवलोकन किया? यहाँ गेंद फर्श पर लुढ़कती घूर्णन करती हुई आगे की ओर बढ़ती है और इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों का संयोजन होती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए और कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा भी की। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो ये नोट कर सकते हैं कि हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। समय के अवलोकन के साथ फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, साइकिल के द्वारा दूरी तय करना, रेलगाड़ी के द्वारा दूरी तय करना इत्यादि में लगे समय के साथ तुलना कर उनकी गतियों की तुलना कर सकते हैं। आपको स्कूल जाने में कितना समय लगेगा? यदि आप पैदल चल रहे हों, दौड़ कर जा रहे हों, साइकिल से जा रहे हों या बस से जा रहे हों। बताइए सबसे कम समय में पहुंचने के लिए आप कैसे जाएंगे? आपने रेलगाड़ी की सवारी तो की होगी। यदि उतनी ही दूरी पैदल तय करना पड़े तो कितना समय लगेगा? एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। बताएं, आपकी चाल रेलगाड़ी से कम है या ज़्यादा? एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। तो ये भी पॉइंट नोट करने के लिए है। या पूछा गया चाल क्या होगा, तो एक निश्चित समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा? एक इम्पॉर्टेंट है कि प्राचीन काल में लोग हाथ की लंबाई, बित्ता, कदम आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इसमें उलझनें होती थीं, इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अर्थात SI प्रणाली का उपयोग करते हैं। SI इकाइयों में लंबाई का जो मात्रक होता मीटर होता है। पैमाने के सबसे छोटे भाग को न्यूनतम माप या अल्पतम माप कहा जाता है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वस्तु की दूरी किसी नियत बिंदु से एक समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। घूर्णन गति में वस्तु स्वयं अपने अक्ष पर या किसी अक्ष के परितः घूमती है। तो SI मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो इसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर कहेंगे? 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है उड़ती चिड़िया, घड़ी, चींटी की गति या घड़ी की सुई। तो घड़ी नहीं है
क्योंकि घड़ी की सुई की गति है वो गतिशील होती है, ना कि घड़ी। घड़ी तो दीवार पे टंगी रहती है, उड़ती चिड़िया गति कर रही है, चींटी की गति भी गति है, बट घड़ी जो होता है वो गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। आवर्ती गति के उदाहरण कौन से होते हैं? जैसे झूला झूलते बच्चे की गति, बजते तबलों के पृष्ठ की गति, लोलक की गति, ये सभी क्या हैं? आवर्ती के उदाहरण हैं, आवर्ती गति के। एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। तो आप इसे खाली स्थान को भर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर। इस नोट्स को अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़े हैं तो इसका उत्तर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। तो इसे अपने नोट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे